मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा। विभागों के कार्यों की प्रगति की लेंगे जानकारी। भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी होंगे शामिल। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस समेत 6 अफसरों का बदला पदभार। अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान ने वापस लिया निदेशक उद्यान का पदभार। मंत्री गणेश जोशी ने की मसूरी के विकास कार्यों की समीक्षा। लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। जल्द सीवर योजना को पूरा करने के दिए निर्देश। बिग बॉस से बाहर हुए अनुराग डोभाल। एयरपोर्ट पहुंचने पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बिग बॉस शो को बताया फेक। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा। तो विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। 11 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। तो भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा करेंगे। तो विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। इसके बाद 11 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। साथ ही भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी शामिल होंगे। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा करेंगे, विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। तो 11 बजे सचिवालय में यह समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा करेंगे। तो विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। 11 बजे सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी शामिल होंगे। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे। साथ ही भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा करेंगे। तो विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी लेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 11 बजे सचिवालय में यह समीक्षा बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार निवेश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में यह काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जहां से पुष्कर सिंह धामी उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय जी, अगर बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से विभागों के संबंध में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो सीएम भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी शामिल होंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, जिस तरीके से जो बैठक के दौरान देहरादून के सचिवालय में की जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार जो है उत्तराखंड को किस तरीके से जो है विकसित किया जाना है, उसको लेकर के तमाम विभागों की जो बैठकें हैं वो कर रहे हैं। और
उसमें जो अपडेट है तमाम चीजों को लेकर के जो है अपडेट अधिकारियों से भी लिया जा रहा है। वहीं आज अगर बैठक की बात की जाए तो आज उद्योग विभाग के साथ ही नियोजन विभाग की भी जो है बैठक आयोजित की गई है, जिसमें यहाँ पर जो अधिकारी हैं अधिकारियों से चर्चा की जाएगी कि उद्योगों को किस तरीके से जो है बढ़ावा उत्तराखंड में मिल सके और इसको लेकर के किस तरीके से कार्य किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट अभी आयोजित हुआ है उसमें भी उद्योगों को लेकर काफी एमओयू जिस तरह से साइन हुए हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार पूरी तरह से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए या फिर उत्तराखंड में जो युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो खुल सके उद्योगों के माध्यम से। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर तरह से उत्तराखंड को विकसित किया जाए और पूरी तैयारी जो है सीएम धामी की उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए रहती है कि उनको हर तरह हर संभव जो मदद है वो यहाँ पर मिल सके, हर योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर मिल सके। तो वही अब जो देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो कार्य सीएम धामी के द्वारा किए जा रहे हैं उनसे भी उत्तराखंड के जो लोग हैं वो काफी खुश दिखाई देते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि विनय जी अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि देहरादून में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं पुष्कर सिंह धामी जमीनी स्तर पर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, उद्योगपतियों से बात भी कर रहे हैं। ऐसे में उद्योग और नियोजन विभाग के साथ ये समीक्षा बैठक होगी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, किस प्रकार से अधिकारियों को आगे उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उद्योग विभाग की समीक्षा सीएम धामी करने जा रहे हैं तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो अधिकारी इस दौरान विभागों के मौजूद रहेंगे उनसे जो है इस विषय में चर्चा की जाएगी और उद्योगों को किस तरीके से बढ़ावा मिल सके, किस तरीके से इस पे कार्य किया जाए उत्तराखंड के लोगों को, जिससे इसका लाभ मिल सके। तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे, उनको दिशा निर्देश देने के साथ ही सीएम धामी यहाँ पर बात भी करेंगे कि उत्तराखंड को किस तरीके से जो उद्योग हैं उद्योगों में उद्योगों के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट जिस तरह से हुई है उसको लेकर के जो इन्वेस्टर्स उत्तराखंड पहुंचे थे उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर काम दिखाए हैं और प्राथमिकता के आधार पर इस तरह से सीएम धामी ने यहाँ पर उनको विश्वास भी दिलाया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी खुद उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित किया जाए इसको लेकर के कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आज भाजपा के संयुक्त कार्यक्रम की बैठक की अगर जो बात की जाए उसमें भी सीएम धामी विनय जी कह सकते काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे आप जानकारी लेंगे हम। तो आपको बता दें कि आज काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का, जहां खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों की बैठक लगातार जारी है। तो आज भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी को और मजबूत करेगी भाजपा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से विनय सूद जुड़े हुए हैं। विनय, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी है और इसी को लेकर आज भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक भी लेंगे सीएम धामी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा की अगर बात करें, भाजपा का जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से मजबूत बनाना है इसको लेकर लगातार भाजपा की तैयारियां चल रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है उसमें खुद सीएम धामी पहुंचने वाले हैं। तो ये जो मुख्य यहाँ पर बिंदुओं की अगर बात की जाए तो लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर के जो है इसमें चर्चाएं की जाएंगी। सीएम धामी खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट वो लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, पार्टी को किस तरीके से मजबूत बनाना है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लोकसभा चुनाव में किस तरीके से रखनी है और कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, कार्यकर्ताओं को भी लगातार जिस तरह से भाजपा तैयार कर रही है उनको यहाँ पर जो इनके अभी इन्होंने हाल ही में जो कार्यकर्ता है उनको भी रवाना किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो विधानसभाएं हैं विधानसभाओं में भी जो है इस दौरान जो कार्यकर्ता है वो उनको रवाना कर दिया गया है। तो देखा जा सकता है कि कितनी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव। जी विनय जी, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से बीजेपी अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको
प्रोत्साहित कर रही है। अगर बात करें तो किस तरह से जनता के बीच कार्यकर्ता पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है और 2024 में ये चुनाव होने वाला है। तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी बीजेपी की रहेगी लोकसभा चुनाव को जीतने की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार भाजपा तैयारियों में जुटी है, लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में पूरी तैयारियों के साथ भाजपा जुटी हुई है और तमाम जो प्रयास हैं, तमाम जो गतिविधियां हैं वो भाजपा द्वारा की जा रही हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इनके जो क्षेत्र हैं उसमें जाने के साथ ही विधानसभा के जो क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ता जाएंगे और उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो है आम जनता को बताएंगे और योजनाओं की जो जानकारी देंगे कि जिन किसी को योजनाओं का लाभ, केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ है नहीं मिल पा रहा है, उसको किस तरीके से लेना चाहिए। तमाम ऐसी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में पहुंचने वाले हैं और बड़ा जो महत्वपूर्ण जो फैसला इस दौरान यहाँ पर लिया गया है कि किस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, रणनीति तैयार की जा रही है, काफी महत्वपूर्ण भी जो है इस दौरान मानी जा रही है। जी विनय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले वक्त में है और ऐसे में लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी में बैठकों का दौर कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। बढ़ते खबरों की ओर, राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन किए हैं। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिनमें से 2,000 से अधिक लाइसेंस महिलाओं ने बनवाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग महिलाओं को वाहन चलाने को लेकर निःशुल्क ट्रेनिंग भी देगा और ये प्रयास होगा कि आगे चलकर महिलाएं टैक्सी भी चलाएं। इस मामले में जागरूकता काफी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज है वो काफी बढ़ता जा रहा है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के हैं। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएं। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए और परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है। अभी हम लोग एक बैच को आईडीटीआर झाझरा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है वो। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए और वो आगे टैक्सी चलाएं, आत्मनिर्भर भी बने। तो यह हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग काफी सफल होंगे। समूचे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लक्सर क्षेत्र में भी ठंड का अत्यधिक प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने बचाव के आवश्यक कदम उठाए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में लाचार लोगों को गर्म कंबलों का वितरण किया गया। इसके अलावा लक्सर नगर पालिका परिषद और निकाय विभाग अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर कंबलों का वितरण और अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। बता दें कि अलाव की व्यवस्था न होने को लेकर अधिवक्ता पंकज गुप्ता की ओर से मौखिक और लिखित शिकायत की गई थी। इसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिशासी अधिकारी को सभी तरह की व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए थे। लोग पिछले 4-5 दिनों से, जब से ठंड बढ़ी है और लक्सर में कोहरा भी मेरे ख्याल से 4-5 दिन से ज़्यादा हो रहा है और धूप भी नहीं है, तो हम लोग 4-5 दिन से कंबल का वितरण भी कर रहे हैं। शाम को हम लोग निकल रहे हैं। जो लोग हमको जिनके पास कपड़े वगैरह नहीं है, तो हम 4-5 दिन से लगातार ये अभियान हमने चला रखा है। रोज हम कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो तहसील में भी आ रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, तो उनको भी हम कंबल वितरण पर डे कर ही रहे हैं। जनवरी माह में ठंड का अत्यधिक प्रकोप चल रहा है, तो उसी के मद्देनजर आज मैंने उप जिलाधिकारी लक्सर महोदय से अनुरोध किया कि नगर पालिका परिषद लक्सर के माध्यम से नगर के मुख्य चौराहों पर, मुख्य स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो सर्दी से जनहानि किसी प्रकार की यदि होती है तो उससे बचा जा सके, जैसा कि उत्तराखंड सरकार के भी सख्त निर्देश।
हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में 1.25 करोड़ की संपत्ति और अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या करना पाया गया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती की सहयोगिता का प्रेम प्रसंग आरोपी के साथ चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है, जिसका नाम यश उर्फ था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने परिजन के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जो सारी चीज़ें जब इसका खुलासा में आया तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में शामिल। कोटद्वार में लोक निर्माण विभाग पर अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सिद्धबली मंदिर के समीप बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत का कहना है कि विभागों को छोटे छोटे व्यापारियों का ही अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। मंदिर समिति के अतिक्रमण पर अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी पर भी एक तरफा कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर समिति के समीप बनी धर्मशाला को लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बताया जा रहा है। साथ ही विभाग की भूमि पर अवैध पार्किंग शुल्क भी लिया जा रहा है। इसी संबंध में लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर समिति के दबाव में छोटे दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है और मंदिर समिति के एक ही ईंट पे भी लोक निर्माण विभाग के एक्शन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो दबाव में इसका मतलब भ्रष्ट है और जो छोटे व्यापारी हैं उनमें कार्रवाई की जा रही है तोड़फोड़ की। उनके आसियानों को, उनके व्यापारिक प्रस्थानों को उजाड़ा जा रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि वो देखें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो लगेगा कि वो भी इसमें मिली हुई है। और मंदिर समिति की अतिक्रमण को बचाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना। भगवानपुर राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद ने एक बार फिर अन्न त्याग कर सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। बता दें कि बालचंद कई सालों से मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह एक बार फिर मजदूरों की मांगों को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल समाज सेवी बालचंद मनरेगा योजना को किसानों की खेती से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने नए साल पर अन्न त्याग दिया और तब तक अन्न न खाने की बात कही है जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं होती है, और जिसके लिए भगवानपुर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। खेती से जोड़े सरकार। 15 दिन पहले मैंने अवगत भी करा दिया उत्तराखंड सरकार को, मेरी कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए मैंने अन्न त्याग किया। और जब तक मांग नहीं पूरी करेगी ना सरकार मेरी है, तब तक मैं अन्न बिल्कुल नहीं खाऊंगा। संदेश उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन देते देते थक भी गया और सरकार अब तक भी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने अन्न त्याग किया। मनरेगा को सरकार खेती से जोड़े और जब को सरकार उत्तराखंड सरकार खेती से नहीं जोड़ेगी ना, तब तक मैं बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इसमें चाहे मेरे 14 साल के बजाय चाहे सारी उम्र गुजर जाए। लोहाघाट के गलचोड़ा आरक्षित वन क्षेत्र में अज्ञात महिलाओं के द्वारा देवदार पेड़ों की टहनियों को काटा जा रहा है और इन सब के बीच वन विभाग मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है। इस बात से आक्रोशित आसपास के लोग और पर्यावरण प्रेमी पूर्व सैनिक मयंक ओली, सुरेश जोशी और गणेश दत्त ने बताया कि वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा दिन दहाड़े लकड़ियों के लिए बहुमूल्य देवदार की टहनियां काटी जा रही हैं और वन विभाग की तरफ से इन बहुमूल्य पेड़ों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। बड़े पेड़ काटे गए तस्करों द्वारा। वन महकमे को पूरा पता है कि इसमें पेड़ काटे हैं, ये है ना, उनके खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की गई, न ऐसा कोई कदम उठाया गया। और स्थिति आज ये है कि ऐसे दुर्लभ पेड़ हमारे देवदार के, क्योंकि प्लांटेशन तो इनके द्वारा किया नहीं जा रहा है, वहाँ पे नाम मात्र के लिए ये जो है
पौधारोपण करते हैं, उसके बाद उसकी देख रेख कोई करता नहीं। अभी जो है वहाँ पे पेड़ों की लॉपिंग की जा रही है अज्ञात महिलाओं द्वारा। तो मेरा डीएफओ साहब से या पूरे वन विभाग से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग समय समय पर गश्त करें और जो ये अनियमितताएं हो रही इनको रोकें। पर्यटन नगरी मसूरी में टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर मॉल रोड होते हुए अक्षत कलश यात्रा गांधी चौक पहुंची। जगह जगह अक्षत कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान श्री राम की अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और हमने अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार देना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से देखते हैं रामचंद्र जी का ये जो कार्य हो रहा है। मेरे जीवन में 31 साल में ये काम हो रहा है और हम सब राम भक्त हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें अक्षत कलश जो निकल रहा है वो अक्षत जो है घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम है और एक निमंत्रण पत्र है और राम जी का जो मंदिर बना है उसकी तस्वीर है उसमें, और पूरा मसूरी जो है इस राममय हो गया इस समय। देखिए, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का, जिनका हम अंतिम समय में भी याद करते हैं और जीवन भर स्मरण करते हैं, उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। जो अयोध्या से पूजित अक्षत आए हैं वो अक्षत घर घर पहुँचाए जाएंगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और मां शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो ईश्वर से कामना करते हैं प्रभु श्री राम सबका मंगल करें। अक्षत कलश पूजित अक्षत कलश है, ये पूरे नगर में घूमेगा अक्षत कलश। उसके बाद हर मोहल्ले में हमारी टोलियां छोटे छोटे अक्षत कलश को लेकर जाएगी। प्रत्येक हिंदू परिवार तक हमारा पहुंचने का संकल्प है कि ये अक्षत प्रत्येक हिंदू परिवार के साथ इसमें राम मंदिर का चित्र और एक निमंत्रण पत्र मिलेगा, जिसे आप समझ लीजिए 22 तारीख को हर घर राम मंदिर होगा और हर मोहल्ला अयोध्या होगी। इसी संकल्प के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है कि प्रत्येक घर में दिए जलाए जाएंगे, प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाएगी। इसी संकल्प के साथ यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि मसूरी पूरा राममय हो चुका है और इसी प्रकार का वातावरण 22 तारीख तक। बक्सर तहसील परिसर के सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपर जिलाधिकारी पीएल शाह के मुताबिक 80 शिकायतें शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ सामान्य शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकांश शिकायतें चकबंदी विभाग और आपदा से जुड़े लंबित मुआवजे की पाई गई हैं, जिन्हें शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 76 से 80 शिकायतें आई, जिसमें से जो सामान्य शिकायतें थी जिनका मौके पे निस्तारण हो सकता था, ऐसी 500 शिकायतें हैं जिनका निस्तारण किया गया है। बाकी मुख्य रूप से जैसे चकबंदी से रिलेटेड शिकायतें आई, कई ऐसे हैं जो पिछली जो आपदा हमारे यहाँ आई थी उस आपदा में कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें थी कि हमको मुआवजा नहीं मिला। नलकूप से संबंधित शिकायतें आई कि हमारे खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं जा रहा है, पानी की लाइन बिछवाई जाएगी। और पैमाइश से संबंधित शिकायतें आई। कुछ योजनाएं हैं जिन पे ये कहा गया कि अभी धरातल पे काम शुरू हो गया है, उसका पेमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से लगभग जो है विभिन्न विभागों की मिली जुली शिकायतें आई और उसमें जो संबंधित विभाग है उनको डायरेक्शन दिए गए और संबंधित विभाग को जो एप्लीकेशन है वो उनको मार्क भी की गई है कि आप मैक्सिमम जो है 15 दिन के अंदर जो भी उसकी स्थिति है, जो भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई करके उसमें एडजस्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।